अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एक मगरूर शहजादी की है जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, लेकिन किस्मत का खेल देखें कि उसकी शादी एक फकीर से हो गई। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, ये जानने के लिए तो जनाब आपको पूरी स्टोरी सुनना पड़ेगी। और अगर स्टोरी पसंद आए तो इस तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल ज़रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों तो चले अब चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक बादशाह था, उसकी एक इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादी के पास पहुंची जो कि बहुत मोटा था, जिसको देखकर शहजादी ने अपनी कनीजों को हंसते हुए कहा, ये तो गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, ये तो खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, इस बच्चे को तो देखो। और एक नवाब बहुत गोरा था, शहजादी ने उसको सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था तो उसने उसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इस तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसको देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ फूस उगा रखी है। शहजादी के वालिद बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया, अब शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से ही करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ ही दिन बाद एक आवारागर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम ने उस फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को बुलाया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो बदहवास हो गई, बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी अब किसी फकीर से ही करूंगा। अब मैं ये कसम पूरी करके रहूंगा। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की ना करते हुए भी आवारागर्द गवैये से शादी करवा दी और फिर हुक्म दिया कि अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर शौहर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? तो फकीर बोला, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। शहजादी ने ठंडी सांस लेकर कहा, आह, ये मैंने क्या किया। इसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं, फकीर ने आहिस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने जवाब दिया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह का मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने आह भरकर कहा, मैंने बड़ी गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। शहजादी ने हकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है।
फकीर बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर बोला, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब जाओ, आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। चूंकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने उसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी ना करती भी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से फकीर की जली कुटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनके पास खाने तक को कुछ ना रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। अब मैं तुम्हें सामान ला कर देता हूँ, तुम सिर्फ टोकरियाँ बुन लेना। वो सामान लाया। शहजादी ने टोकरियाँ बुनना शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और खून बहने लगा। ये देखकर उसके फकीर शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। शहजादी ये भी न कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी अकड़ कर बोली, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर बोला, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो शहजादी को मजबूरन ये काम करना पड़ा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम खूब अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ बर्तन खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। इस दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे देखे तो उनको लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया तो फकीर शौहर बोला, तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुम्हें किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम हो। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वो घर वापस आया तो कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने के लिए खूब अच्छा मिल जाया करेगा। और फिर इस तरह एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बन गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वह बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। हर तरफ बड़ी शानो शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बर पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएं आईं और उन्होंने उसको बहुत से मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से ही गुजरी थी कि अचानक एक बहुत ही जर्क बर्क के लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने नजर उठाकर देखा तो ये तो वही दाढ़ी वाला शहजादा था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका खुद पर काबू न रहा और घबराहट में एक टोकरी उसके हाथ से नीचे गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ फैल गया। तमाम दरबारी उस पर हंसने लगे। शहजादी का तो ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागना चाहा कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारागर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। मैं ही तुम्हारा फकीर शौहर हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गरूर का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल चुका है।
لہٰذا پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ شہزادی جب دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ تب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل گئی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔